हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आपके मित्र भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जो कि आप 24 अक्टूबर तक उस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 3306 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी है। आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, सारी योग्यताओं को कंप्लीट करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार, तो आप अपना फॉर्म जरूर फिल करें और दोस्तों अपनी तैयारी को उसी के अनुरूप करें। साथ ही दोस्तों, अभी जो सोर्सेज से न्यूज पता चल रही है, 15 नवंबर के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो आपके पास लगभग 20 से 25 दिन का समय है। अभी आप तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं इतने समय में। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पूछने का तरीके का पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम तक हम हिंदी सेक्शन के 20 प्रैक्टिस सेट को अपने सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला प्रैक्टिस सेट 1 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 25 प्रश्न दिए गए हैं। 25 प्रश्नों को हर प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से अपने 20 प्रैक्टिस सेट को हम हल करेंगे एग्जाम तक। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे? हिंदी सेक्शन के प्रश्न होंगे, जो कि एनटी द्वारा कंडक्ट किया था एग्जाम, उसके अनुरूप उसके लेवल के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, कि एग्जामिनर आपको किस भाषा में किस जगह फंसाता है। एग्जाम के लेवल को मैच करने के लिए हमने एनटीए के एग्जाम का एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आपको पता होगा, 18 दिसंबर 2022 को जो एनटीए का ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एनटीए बनाता है। साथ ही दोस्तों, उस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ब्लॉम की दृष्टि से सही युग्म है। निम्नलिखित में से ब्लॉम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म बताना है ब्लॉम की दृष्टि से, इसमें से कौन सा है। 4 विकल्पों में से एक ब्लॉम शब्द का युग्म ठीक है और 3 गलत है। हमें सही वाले का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं। अल्पक क्या होता है? अल्पक होता है बहुत कम, और बहु क्या होता है? बहु होता है बहुत अधिक। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लॉम क्या है? अल्पक का ब्लॉम बहु होता है। क्या होता है? बहु होता है। ये बिल्कुल ठीक है। संयुक्त, संयुक्त का क्या होता है? मिलाप, जुड़ाव। इसका इसका क्या होता है? विलोम शब्द एकांत। संयुक्त का क्या होता है? जुड़ाव। एकांत का होता है अकेला। तो ये संधि बिल्कुल गलत विलोम शब्द है। समस्त, समस्त का व्यस्त नहीं होता, ये भी गलत है। दोस्तों, समस्त का व्यस्त नहीं होता, तो विकल्प संख्या 3 भी गलत हो गया। आगे का विलोम शब्द होता है विघ्न होता है। क्या होता है? विघ्न होता है। तो विकल्प संख्या 4 भी दोस्तों गलत है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1 अल्पक बहु। ये क्या है? विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। क्या है? विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प दिए गए, उसमें से आई प्रत्यय से बनने वाला शब्द शब्द नहीं है। क्या नहीं है? याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम परीक्षा में क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं शब्द को भूल जाते हैं। इसमें से 3 विकल्पों में आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, चौथे में नहीं किया है, उसे हमें बताना है। क्या? ठीक है, नहीं है, क्योंकि नहीं है पूछा है। पहला विकल्प है चतुराई। चतुर प्लस आई, चतुर प्लस आई क्या होता है? चतुराई। ये ठीक है। पंडित प्लस आई, पंडित प्लस आई, ये भी ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई क्या? लड़ाई होता है, ये भी ठीक है। मिठास, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है मिठास शब्द में। तो मिठ प्लस आस, मिठ प्लस आस क्या होता है? मिठास होता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो विकल्प संख्या 4 हमारा प्रश्न का बिल्कुल ठीक होगा उत्तर, क्योंकि मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हमें बताना है कि आई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है। तो विकल्प संख्या 4 मिठास शब्द में नहीं किया गया है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग का प्रयोग होते हैं, शब्द के आरंभ में प्रयोग होते हैं। जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय को जाना, उपसर्ग को जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है और फिर अपना विकल्पों से सही उत्तर हमें चुनना है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीए ने जो लास्ट ईयर एग्जाम कराया था अपना, तो क्या उसमें ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने का। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर क्यों रखता है उन प्रश्नों को, क्योंकि आपका वहां से टाइम टेकिंग खर्च हो, आपका टाइम ज्यादा लगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टाइम ज्यादा लगाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अधिक से अधिक। अगर इस प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपना समय भी सेव करते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। साथ ही इस समय का बेनिफिट आपको मैथ सेक्शन का जो आपका सेक्शन है उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय की बचत करने पर यहाँ पे वहां पे ज्यादा समय मिल जाता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। यदि आप इन 20 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप देखिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन क्लासेस का। तो इसका मिलान कर लेते हैं दोस्तों। एक है वर्णमाला, हमें दिखाई दे रहा है कि वर्णमाला से ये क्वेश्चन बना है। अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, दिग्ध व्यंजन का मिलान करना है। पहले मिलान कर लेते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वे, ये रे ले वे। ये कितने होते हैं? ये रे ले वे। ये कितने होते हैं हमारे? चार। कितने होते हैं? चार दोस्तों। कितने होते हैं? चार। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो संयुक्त, जो दो व्यंजनों के जुड़ाव से बनते हैं। क्षत्रिय, तिरक, गैसिरक। क्या? क्षत्रिय, तिरक, गैसिरक। तो क्या है? दूसरे का तीसरा, बी का तीसरा। ये भी कितने होते हैं? चार दोस्तों। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शय, शय, शय है। ये भी कितने होते हैं दोस्तों? चार। तो तीन का, सी का एक, सी का एक, टी का एक, ठीक है। ये भी कितने होते हैं हमारे? चार दोस्तों। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण या उच्चुत व्यंजन, द्विगुण या उच्चुत व्यंजन। क्या है? आपसे उच्चुत शब्द भी दे सकता है, द्विगुण भी दे सकता है, तो आपको दोनों शब्द पता होना चाहिए। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कौन से? ड़ और ळ। कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? विकल्प अपना मिला लेना और उसका सही उत्तर बताना है। एक का क्या है? चार है। एक का चार किसमें दिखाई दे रहा है हमें? विकल्प संख्या 1 और 3 में। तो विकल्प संख्या 2 और 3 तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब बी का संयुक्त व्यंजन, बी का 3, बी का 3 हमें दिखाई दे रहा है विकल्प संख्या 3 में, ठीक है। क्योंकि बी का 2 दिया है विकल्प संख्या 1 में, तो ये भी गलत हो गया। तो बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया है। आप क्या करिए? ऑप्शन का एलिमिनेशन करिए। अगर आप ऑप्शन का एलिमिनेशन ठीक से कर लेते हैं तो आप एकदम से तुरंत से उत्तर दे पाते हैं। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड आप उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का, ठीक है। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें से क्या है? 3 की वर्तनी शुद्ध है और 1 की वर्तनी क्या अशुद्ध है, उसे हमें बताना है। पैतृक, पैतृक क्या होता है? पैतृक संपत्ति आपने सुना होगा। पैतृक क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैतृक की वर्तनी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर पै में ई वाला रे लग जाता है, अगर पै में ई वाला रे लग जाता है नीचे वाला, तो ये गलत हो जाता है। पै में हमेशा पेट चिरा वाला घूमने वाला रे लगता है, इसलिए पैतृक बिल्कुल ठीक है। घनिष्ठ, घनिष्ठ की वर्तनी ठीक है। अगर घनिष्ठ में ट लग जाता है तो ट टमाटर, तो घनिष्ठ गलत हो जाता है। घनिष्ठ ठ टमाटर वाला, ठ ठटेरा वाला ठ लगना चाहिए, ट टमाटर वाला हमेशा घनिष्ठ गलत होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी यहाँ पे गलत है, क्योंकि उज्ज्वल शब्द में दोनों जय क्या बनते हैं? दोनों जय क्या बनते हैं? दोनों जय हमारे आधे जय बनने चाहिए दोनों। यहाँ पे क्या क्या है? एक जय पूरा बना दिया गया है और क्या है? एक जय आधा बनाया गया है। हमेशा याद रखिए उज्ज्वल शब्द में, ये प्रज्वल शब्द में हमेशा दोनों जय कैसे बनते हैं? दोनों जय आधे बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं? आधे बनते हैं। तो उज्ज्वल शब्द की वर्तनी गलत है। भागीरथी, भागीरथी की वर्तनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भागीरथी में भापे बड़ी की मात्रा आती है और थापे बड़ी की मात्रा आती है। आपने देखा होगा वर्ती का शुद्धि में भगीरथी लिखा होता है। भापे भी बड़ा आकार लगता है और बापे बड़ी की मात्रा लगती है, थापे बड़ी की मात्रा लगती है। आप याद रखिए हमेशा बड़ी ई की मात्रा बड़ा आकार अंडा लगता है, तो आप वहां पे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। भागीरथी बिल्कुल ठीक है। तो क्या है? अशुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा है हमारा? विकल्प संख्या 3 उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द की वर्तनी इस वाक्य में, उज्ज्वल शब्द की वर्तनी इस प्रश्न में गलत दी गई है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों आधा जय प्रयोग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है। क्या करनी है? सही वाक्य बताना है। इसमें से 3 वाक्य सही है और एक चौथा गलत है, उसे हमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये क्वेश्चन, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनेकों नाम तो कहीं नहीं होता, अनेक नाम होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, याद रखिए, है नाम है क्या? बहुवचन है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया तो गलत हो गया, ठीक है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये शब्द का प्रयोग होगा, का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों विकल्प संख्या 2 श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 का। कितनी आसानी से, कितना सरल क्वेश्चन था। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाक्य वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 का साथ सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। अभी क्या है, आप ध्यान रखिए
आपको क्वेश्चन को समझना होगा, सूची 1 में क्या दिया गया है, सूची 2 में क्या मिलाना है। पहले हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में, आपको वर्णमाला था। यहाँ पे क्या संधि, महा प्लस उदय क्या बनता है, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय से क्या बनता है, महोदय क्या बनता है, महोदय तो 1 का 3। वन प्लस औषधि से क्या बनता है, वन औषधि क्या बनता है, वन औषधि तो 2 का 4। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि से क्या बनता है, यद्यपि तो क्या हो गया, सी का 2, सी का 2। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप क्या हो गया, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप क्या हो गया, वार्तालाप तो हो गया डी का 4, डी का 1, ठीक है, डी का 1। तो आपने इस प्रकार से मिलान कर लिया। अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन करके अपना उत्तर देना है। दोस्तों ए का क्या है, 3 है, 1 का 3 हमें दिखाई दे रहा है, विकल्प संख्या 2 और 4 में, तो 1 और 3 तो गलत हो गया, ठीक है, 1 और 3 आप गलत कर दीजिए। बी का 4, बी का 4 है, वन प्लस भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बी का 1 गया तो विकल्प संख्या 4 गलत हो गया। आप देखिए कितना आसानी से प्रश्न को हल कर ले रहे हैं आप, देखिए बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो क्या होगा, विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल ठीक उत्तर। इस प्रकार से अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे आप, तो आप हमेशा टाइम अपना बचाएंगे और अपना प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करिए। देखिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, क्वेश्चन को आपको समझना होगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना होगा। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं सूची 1 सूची 2 के आपके लिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इस तरह के प्रश्नों को, और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे सकते हैं, और आपका टाइम सेविंग, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। श्रृंगार रस, यहाँ पे क्या रस दिया एक बार, और उसका दूसरी तरफ क्या दिया है, स्थायी भाव दिया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का क्या होता है, हास्य होता है, हास्य होता है, ठीक है। बीज रस का क्या उत्साह होता है, तो सी का 1। बीज रस का क्या होता है, उत्साह। करुण रस का क्या होता है, शोक। करुण रस का क्या होता है, शोक, तो डी का 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। श्रृंगार रस का 1 का 4, 1 का 4 देखिए हमें 3 और 4 में दिखाई दे रहा है बस, क्योंकि हमारा 1 का 4 है ना, तो विकल्प संख्या 1 और 2 तो गलत हो गया, ठीक है। विकल्प संख्या 1 तो और 2 तो गलत हो गया। 1 का 4, बी का 3, बस शानदार विकल्प सजाएं। देखिए आपने 3 और 4 में 1 का 4, बी का 3 देख लिया। सी का 2, सी का 2 होता है, बी 10 का 1 है, तो बी 10 का 1 है, तो विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा, क्योंकि विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि सी का 2, सी का 2 नहीं है, सी का क्या है, 1 है। बी 10 का स्थायी भाव उत्साह होता है, और करुण रस का शौक होता है, डी का 2। इस प्रकार से आपने प्रश्न को हल कर लिया बहुत ही आसानी से दोस्तों। सातवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का भेद नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें, जल्दी जल्दी प्रश्न हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, अधूरा पढ़ते हैं। भेद नहीं है, 3 इसमें से सममात्रिक छंद के भेद है, चौथा नहीं है, उसे हमें बताना है। चौपाई, चौपाई क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। कितनी चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में चौपाई के 16 मात्रा होती है दोस्तों। रोला क्या है, सममात्रिक छंद, रोला में 24 मात्रा होती है, 13 और 11 पे यति होती है। तो दोस्तों दोहा क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद हमें नहीं सब बताना है, तो नहीं वाला क्या है, विकल्प संख्या 3 बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13 मात्रा होती है, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। गीतिका, गीतिका में कितनी मात्रा होती है, 26 मात्रा होती है, 14 और 12 पे यति होती है, तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा सममात्रिक छंद का उदाहरण है। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल ठीक उत्तर है, क्योंकि दोहा सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, शस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, उपयुक्त विकल्पों से बताने की शस्त्र का अर्थ या शस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है इसे बताने के वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये प्रश्न है, एक तरह से उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक तरह की विद्या नहीं है, गलत है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्त्र बोलते हैं। जो हथियार फेंक के चलाया जाता है, जैसे बम हो गया, उसे कहते हैं फेंक के चलाया जाता है, तो क्या हो गया, ये अस्त्र हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। सच बताना है हमें। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह शस्त्र कहलाता है। जो हथियार हाथ में थाम कर, जैसे तलवार है, भाला है, ये हाथ में थाम कर चलाई जाती है, तो क्या शस्त्र याद है, शस्त्र कहलाते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अभेद कहा जाता है, ये तो गलत है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। मुहावरों का उचित अर्थ के साथ मिलान कीजिए। आपका क्या यहाँ पे निर्देश दे दिया है, हमें एक तरफ मुहावरे दिया गया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है, उससे हमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, मिलाते हैं दोस्तों। आंख खुलना, आंख खुलना क्या होता है, ज्ञान होना, ज्ञान होना, 1 का 3, 1 का 3। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना क्या होता है, मुहावरे का चुपचाप दुख सह लेना।
हाथ पैर मारना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कोशिश करना तो सी का एक। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना, डी का दो, सारा भेद खोल देना, कच्चा चिट्ठा खोल दिया राम ने श्याम का या मोहन का। अब क्या करना है हमें? अपने विकल्पों में से सही विकल्पों को मिलान करना है, फिर उसका उत्तर देना है। एक का क्या था? 3 है, एक का 3 हमें दिखाई दे रहा है विकल्प संख्या 1 में, तो यही विकल्प हमारा ठीक होगा क्योंकि किसी में नहीं है 1 का 3, तो ये सारे विकल्प गलत हैं बाकी के ठीक है। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 1। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। कितनी सरलता से आपने प्रश्न का उत्तर दे लिया। अगर आप इस प्रकार से ऑप्शन का एलिमिनेशन कर लेते हैं, अगर ए और बी को पकड़ के देख लेते हैं आप, तो एकदम से उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से देखिए सूची का क्वेश्चन है, कितने शानदार क्वेश्चन है। आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, और इसका टेलीग्राम चैनल पर हमारा पीडीएफ थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, वहां से भी आप स्पीड क्लास का पीडीएफ देख सकते हैं। पर्यायवाची यहाँ पे फिर से निर्देश दे दिया दोस्तों, यहाँ पे फिर से निर्देश दे दिया गया है, पर्यायवाची शब्दों का उचित मिलान करना है। पर्यायवाची शब्दों का उचित मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक पर पर्यायवाची दिया गया है, इसका दूसरा शब्द दिया गया है। पवन, पवन का क्या होता है? वायु समीर का पर्यायवाची शब्द है, पर पवन का बयार भी क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है, तो विकल्प संख्या 1 का क्या है? 2 ठीक होगा। बादल, बादल का क्या होता है? बारिद होता है, क्या होता है? पर्यायवाची शब्द बारिद होता है, तो विकल्प संख्या 2 का डी का क्या होगा? बादल का बारिद। भ्रमर क्या होता है? अली भोरा, तो सी का 4, अली। डी का बेटा, बेटा क्या होता है? बेटा पुत्र। आत्मज, आत्मज सुत क्या होता है? ये बेटे के पर्यायवाची शब्द है। अगर आत्मजा हो जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ये बेटी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, याद रखिए। आत्मजा जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या? बेटी का स्त्रीलिंग शब्द हो गया, वो स्त्रीलिंग हो गया तो बेटी का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो 1 का 2, 1 का 2 में किसने दिखाई दे रहा है दोस्तों? विकल्प संख्या 3 में किसी में नहीं है। और आप देखिए कितनी सरलता से प्रश्न हल कर ले रहे हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप बहुत आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। राम घर गया उसने माँ को देखा, राम घर गया उसने माँ को देखा का वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है। राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनाना है। अगर दोस्तों आपने वाक्य विचार की क्लास नहीं देखी है हमारी 1 2 3 और प्रैक्टिस क्लास 1 और 2, तो आप जरूर देखें, क्योंकि हमने इस प्रकार के प्रश्न सारे वहां पे कराए हैं। कॉन्सेप्ट आपके संयुक्त वाक्य का क्लियर किया है, सारे वाक्य के भेदों का क्लियर कॉन्सेप्ट किया गया है वहां पर। आप उस क्लास को जरूर देखें, आपको वहां से वाक्य के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे वहां से कोई प्रश्न नहीं बने। हमने 3 अध्याय अपने कंप्लीट कर लिए। पहला अध्याय था हमारा हिंदी वर्णमाला, दूसरा था विराम चिन्ह, तीसरा था वाक्य रचना। इन सभी का हमने थ्योरी जाना, सारे इसके कॉन्सेप्ट जाने, उसके बाद हमने क्या क्या प्रैक्टिस की है हमने दो क्लासों में हर सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट चैप्टर में संज्ञा पढ़ेंगे। आप उस क्लास को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल वाक्य है क्योंकि संयुक्त वाक्य बताना है। राम घर गया, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य, संयुक्त जुड़ाव, जब दो वाक्यों को किसी अव्यय शब्द से जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, ये क्या है? सब संयुक्त वाक्य अव्यय शब्द है, इससे अगर वाक्य को जोड़ा जा रहा है तो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये क्या है? मिश्र वाक्य, क्योंकि अतः शब्द का प्रयोग हुआ है। राम ने घर माँ को देखा, इसका क्रम गलत है, ये भी गलत है। तो विकल्प संख्या 2 राम घर गया और संयुक्त और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है उसे बताना है दोस्तों। इसमें से 4 सही है और 1 गलत है, उसे छांटना है, फिर अपना उत्तर हमें विकल्पों के माध्यम से देना है। केला क्या है? तद्भव शब्द है, कदली होता है इसका तत्सम शब्द। जेठ क्या है? तद्भव शब्द है, इसका ज्येष्ठ होता है इसका तत्सम शब्द। आंख का अच्छी होता है, बिल्कुल ठीक है। आंसू का अश्रु होता है, बिल्कुल ठीक है। अदरक का आदरक होता है, अदरक का आदरक होता है, तो ये तो गलत है। अदरक का आदरक होता है, तो ये गलत है। तो क्या है? डी नंबर वाला हमारा तत्सम तद्भव भेद का युग्म शब्द गलत है, क्योंकि अदरक का तत्सम शब्द आदरक होता है। अगर आप याद रखिए कितनी आसानी से आप उत्तर देंगे इसका। जिस विकल्प में अगर डी दिखाई देगा वही आपका विकल्प गलत होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ए बी सी ई, इसमें डी नहीं है तो ये सही है। सी बी ई ए, इसमें भी नहीं है तो ये भी ठीक है। ए बी ई सी, ये इसमें भी नहीं है तो ये भी ठीक है। डी ई सी, इसमें देखिए डी आ गया, ई सी भी, ये गलत है। तो ये हमारा प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। क्या होगा? विकल्प संख्या 3 हमारा प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों, इसमें से कौन सा तत्सम तद्भव का विलोम शब्द वो तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। तो क्या? अदरक का आदरक होता है, इसलिए विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिर से सूची का मिलान करवाना है। निम्नलिखित का उचित मिलान करिए, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। बताइए क्या कितना साधारण क्वेश्चन है, कितना साधारण कितना सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, एक तो वाक्यांश दिया गया है, तो उसका एक शब्द दिया गया है, उसका मिलान करना है, फिर उत्तर बताना है। परिमेय है, परिमेय क्या होता है, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसे क्या कहा जाता है, परिमेय कहा जाता है। सर्वज्ञ क्या होता है दोस्तों, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है, जो तुरंत कोई युक्ति या कोई सोच कोई निर्देश सोच ले, कोई युक्ति कोई सोच कोई निर्देश एकदम से सोच ले, तुरंत सोच ले, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। सुग्रीव, सुग्रीव कहता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, डी का 4, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। तो एक का क्या था, 3 है। जो तोला सके उसे परिमेय कहा जाता है, जो तोला ना जा सके उसे परिमेय कहा जाता है। तो डी का क्या है यहाँ पे, एक का क्या, 3, एक का 3 हमें विकल्प संख्या 1 में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि किसी में भी 1 का 3 नहीं दिया गया है, ये बाकी सारे विकल्प गलत है। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1, विकल्प संख्या 1, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इस प्रकार से आपने बहुत सरलता से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। दूध शब्द का उचित वचन है, दूध शब्द का उचित वचन बताने कि दूध किस वचन में प्रयोग होता है। एक वचन होता है, दूध नहीं होता। बहुवचन होता है, नहीं होता। दूध क्या होता है, हमेशा सर्वदा एक वचन शब्द होता है। दूध क्या होता है, सर्वदा एक वचन शब्द होता है। दूध, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ एक वचन प्रयोग होते हैं। सर्वदा बहुवचन नहीं होता। एक वचन में शब्द प्रयोग होने वाले जैसे क्या होता है, पानी, जल, दूध, हवा, ये क्या है, सब एक वचन प्रयोग होने वाले शब्द है। क्या है, एक वचन प्रयोग होने वाले शब्द हैं। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये क्या है, सर्वदा बहुवचन प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जब दोस्तों हम वचन का अध्याय अपना कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर एक वचन, बहुवचन, सर्वदा एक वचन, सर्वदा बहुवचन का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से जानेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, इस प्रकार से इस प्रश्न को शामिल किया गया है। आपको वचन का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए, अपने आप स्वयं की बात की जा रही है, तो स्वयं किसने किया था काम, स्वयं किसने किया था, निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में क्या, स्वयं स्वतः अपने आप क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम के, ये क्या है, उदाहरण है। तो विकल्प संख्या 3, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि यह वे शब्द प्रयोग नहीं किए गए। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प संख्या 3, प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल ठीक उत्तर है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, स्वयं स्वतः अपने आप शब्दों का प्रयोग जहां किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। वाक्यों में प्रयुक्त अवयव और उनके भेदों का मिलान कीजिए। एक तरफ क्या है, वाक्य दिया गया है, दूसरा उसके अवयव के भेदों का क्या गया, दिया गया है, उसे मिलान करना है। दीपिका बहुत खाती है, दीपिका बहुत खाती है, दीपिका बहुत खाने का काम कर रही है, क्या, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो एक का क्या हो गया, 4 हो गया। अभिषेक और अजय मित्र हैं। जब संयुक्त वाक्य पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या कर रहा था, वाक्य को जुड़ाव हो रहा था। अभिषेक और अजय मित्र हैं, क्या हो रहा है, वाक्य जुड़ रहा है किससे, और शब्द से। जब अवयव में आ जाते हैं तो वहां पे समुच्चय बोधक अवयव हो जाता है। तो बी का 3 हो गया। रात को अचानक, अचानक शब्द का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहां पे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीति की बात हो रही है। मुझे साल भर से वेतन नहीं मिला, मुझे साल भर से वेतन नहीं मिला, साल भर, साल की बात हो रही है ना, कि 1 साल से वेतन नहीं मिला, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों। आप क्या करेंगे, अपने विकल्पों से मिलान करेंगे और सही उत्तर देंगे। एक का क्या है, हमारा 4 है, एक का 4, बहुत शानदार विकल्प सजाया गया। देखिए, चारों विकल्पों में 1 का 4 दिया है, तो आप आसानी से उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको विकल्प भी चेक करना ही पड़ेगा। अभिषेक और अजय मित्र हैं, डी का क्या था, 3 है। बी का 3 देखिए आप, बी का 3 जैसे देखा आपने, 3 और 4 गलत हो गया, क्योंकि बी का 3 विकल्प संख्या 1 और 2 में दिया गया है। सी का रात को अचानक वर्षा होने लगी, रात को अचानक वर्षा होने लगी, सी का क्या है, 2 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आप देखिए, सी का 2 विकल्प संख्या 1 दिया गया है, विकल्प संख्या 2 में सी का 1 दिया गया है। सी का 2, डी का 1, विकल्प संख्या 1, प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आपने देखा कितने शानदार तरीके से इस प्रकार के प्रश्न के विकल्प सजाए गए थे, कि ए का 4, बी का 3। जब तक आपने ए को क्लियरिटी से नहीं देखा और बी को मैच नहीं किया, जब तक आपको पता नहीं चला कि क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन एलिमिनेशन करने हैं। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल जरूर कीजिए, जब आपको पता चलेगा किस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18।
वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त किया गया था? हो रही थी मतलब भूतकाल की बात की जा रही है, हो रही थी पर वर्षा हो रही थी, पूर्ण नहीं हुई थी, तो पूर्ण भूतकाल नहीं होगा। अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, अपूर्ण हो रहा था, कहाँ भाई पूर्ण नहीं हुआ था। आसन भूतकाल अभी अभी पूर्ण हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी। संदिग्ध भूल शायद सब जगह हुआ है, बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो क्या वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है विकल्प संख्या 2, प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। फिर से देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, अब क्या है, कारक चिन्ह दिया एक तरफ और उसका उदाहरण दिया गया है, सही कारक चिन्ह से सही उदाहरण का मिलान करना है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक कौन है? कर्ता, कर्ता का क्या कारक चिन्ह होता है? ने। क्या होता है? ने। कर्ता कारक 1 का 3। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से, तो कर्ण कारक कहते हैं कर्ण से, क्या होता है? बी का 4। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ पे वृक्ष से, यहाँ पे कह रहे पत्ते अलग हो रहे हैं, किससे? वृक्ष से अलग होने की बात की जाती है, किसमें? अपादान कारक में। अपादान कारक में तो सी का 2, ठीक है। टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है, मे पर ऊपर अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होती है, मे कारण मे पर ऊपर अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं, तो क्या है? सी का दोस्तों, डी का क्या है? 1 है, डी का क्या है दोस्तों? 1 है। अब क्या है विकल्प संख्या, हमें क्या करना है? इसमें विकल्पों को मिलान करना है, उत्तर देना है हमें। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया 1 का 3, 1 का 3 विकल्प संख्या 1 में हमें दिखाई दे रहा है, तो बाकी सारे विकल्प हमारे गलत हैं, सारे विकल्प हमारे गलत हैं। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 का क्या उत्तर है? विकल्प संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। कठोर और मधुर, कठोर और मधुर शब्दों की क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या है? अवस्था कितनी होती है? हमें अवस्था में 3 होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। एक है विशेषण पाठ की, विशेषण पाठ के अंतर्गत इसको हम जानते हैं, विशेषण की अन्य भेद है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो हमें कठोर क्या है? मूल अवस्था है, मधुर भी मूल अवस्था है। कठोर का क्या होता है? उत्तरावस्था, कठोरतर होता है, एकल संख्या 1 में दिया गया है, पर मधुर का मधुरतम होता है, उत्तम अवस्था, ये गलत हो गया। कठोरतर और मधुरतम ये बिल्कुल ठीक है, क्रमशः भी दिया गया है। मधुरतम कठोरतर तो होता है, पर इसका क्रम गलत है, तो ये गलत हो गया। कठोर और मधुरतम विकल्प संख्या 4 भी गलत है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2, कठोर का उत्तरावस्था कठोरतर और मधुर का मधुरतम उत्तम अवस्था होता है। तो इस प्रकार से विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस तरफ। प्रश्न संख्या 21 से लेके 25 तक गद्यांश से 5 प्रश्न आपको क्या करना है? गद्यांश पर आधारित दिए गए हैं, उससे अपने को क्या करना है? पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, अपने समझ जाएंगे गद्यांश में क्या दिया गया है, फिर उसमें प्रश्न को, उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब एंट्री एग्जाम कराया था तो 5 प्रश्न गद्यांश से संबंधित पूछे गए थे, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। समस्याओं को हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूलों बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। वनस्पति उसको जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमताएं हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उसी ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीमित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गद्यांश को जाना, हमने क्या किया? कुछ गद्यांश को पढ़ा के तरीके से कुछ हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, क्या यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, किसमें गणना की इबारती से, गणित विषय से, कुछ बच्चों से जो स्कूल जाते थे, खुद दुकानदारी पे काम करते थे, इससे संबंधित हमारा गद्यांश है। इस प्रकार से मैं गद्यांश को अपना समझा। अब क्या है, 21 से लेकर 25 तक 5 प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? समस्याओं को हल खोजने पर आधारित
अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? बताइए किस विषय से जुड़ा हुआ था? अभी पढ़ा है हमने अध्ययन गणित से, क्योंकि गणित से भारतीय और गणनात्मक प्रश्न पूछे गए थे। दुकानदारी से नहीं था, समाज विज्ञान से नहीं था, भाषा से भी नहीं था। तो विकल्प संख्या 2 विकल्प संख्या 21 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। इस अध्ययन में किन 3 प्रकार के बच्चों की तुलना की गई है? इस अध्ययन में किन 3 प्रकार के बच्चों की तुलना की गई थी? बताइए। केवल स्कूल जाने वाले, खेल कूद करने वाले और गाना गाने वाले जो बच्चे? नहीं, क्योंकि खेल कूद गाने वाले बच्चे कहीं प्रयोग नहीं किया गया। दुकानदारी करने वाले, स्कूल जाने वाले और दुकान व स्कूल दोनों करने वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। पहले बच्चे कौन थे? दुकानदारी करते थे। दूसरे कौन थे? स्कूल जाते थे। तीसरे कौन थे? दुकान पे भी रहते थे, स्कूल भी जाते थे। बिल्कुल ठीक है, प्रश्न संख्या 22 का विकल्प संख्या 2। केवल दुकानदारी करने वाले, किताब पढ़ने वाले, ये तो बिल्कुल गलत है। किताब पढ़ने, खेलकूद की बात नहीं की गई। स्कूल जाने, किताब पढ़ने, ये भी गलत है। विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि? बताइए, आपने गद्यांश पढ़ा था। दुकानदार बच्चे जब हिसाब लगाते हैं तो प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष हैं। विकल्प संख्या 1 गलत है। वे कभी भी गलती नहीं करते, ये भी गलत है। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। 7वीं 8वीं लाइन में गद्यांश पढ़ा था हमने। गलती जब बच्चे करते हैं प्रायः तो उनका काम पर असर पड़ता है। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। इनसे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी? बिल्कुल नहीं दिया गद्यांश में ये प्रकार का कोई भी सवाल। तो क्या है? प्रश्न संख्या 23 का दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने प्राय गलती से नहीं करते क्योंकि उनका काम पर असर पड़ता है गलती करने का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है क्या? दोस्तों, गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, उसे हमें क्या करना है? 4 विकल्प उसमें चुनना है। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा गया ऐसा। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं? बिल्कुल ठीक। गद्यांश की 10वीं 11वीं लाइन में दिया गया है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, स्वयं ही सीख लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। बच्चों को गणित सीखना चाहिए? ये भी नहीं है। तो विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25वां नंबर और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, पहले प्रैक्टिस सेट का। गद्यांश के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान क्या था? बताइए। लास्ट लाइन में क्या लिखा था हमने? सांस्कृतिक और परिवेश ज्ञान क्या था? संकुचित कर सकता था? कर सकता था, ठीक है। सीमित कर सकता था? ये भी ठीक है। बनाने में मदद करता था? ये भी ठीक है। बनाने में मदद भी करता है और संकोचित और सीमित भी कर सकता है। उसे बनाने में मदद करता है, संकोचित सीमित भी कर सकता है। तो विकल्प संख्या 3 सही है, क्योंकि तीनों का जुड़ाव, तीनों का मिलाप किसमें दिया गया है? विकल्प संख्या 3 में दिया गया है। तो विकल्प संख्या 1 और 2 और 4 बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि क्या करते हैं? तीनों को पहले बनाने में मदद करता है, उसे संकुचित करता है, फिर उसे सीमित कर देता है। ये क्या है? हमारा प्रश्न संख्या 25 का विकल्प संख्या बिल्कुल 3 सही उत्तर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट 1 में अपने 25 प्रश्नों को हल किया। सारे अध्याय को हमने शामिल किया है लगभग। आप देखिए, जब हम 20 प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे तो आपको हर टॉपिक की क्लैरिटी महसूस हो जाएगी। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो उसमें जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है वहां से, क्योंकि हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट हमने हल कर लिया है, सामान्य हिंदी का। इसमें बहुत शानदार 25 प्रश्न थे। दोस्तों, जब आप एग्जाम देना जाएंगे अपना, तो आप देखेंगे सारे टॉपिक को हम प्रैक्टिस सेट में अपने कवर कर चुके होंगे। आप इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारी क्लास को जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट 1 आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो आप उसका वहां से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ, सामान्य हिंदी के शानदार 25 प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।